हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 10th के चैप्टर 11 जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे ह्यूमन आई, जो मनुष्य की जो आँख होती है उसके वो किस तरीके से बनाई गई है कि जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए कैपेबल होते हैं और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कैसे काम करती है, और जब हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उन डिफेक्ट्स के, उन समस्याओं के, परेशानियों के क्या क्या नाम है, और इसके द्वारा हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल्स में जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इसका नाम रहेगा ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट फॉर क्लास 10, और ये जो क्लास है ये सेशन 2025-26 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के करी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको दिखाए गए हैं, मेंशन करे गए हैं, जिसके बारे में हम अपनी क्लास में डिस्कशन करेंगे आज। फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑल दीज आर द टॉपिक्स डिस्कस्ड in today's class or in today's video. So please continue and learn the concepts of every topic which we discussed or which we mentioned here. तो स्टूडेंट, चलिए फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के बारे में वर्किंग जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारी आई है उसमें जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं आइज़ के अंदर जो हमें दिखते हैं, जैसे आपका जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं, यानी कि लेंस, हमारी काली पुतली होती है, कहाँ कैसे देख पाते हैं, कैसे लाइट हमारी आइज के अंदर जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हम शॉर्ट में यहाँ पे जानते हैं कि हमारी आइज के अंदर क्या क्या छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका आई लेंस। इट एक्ट एज ए कॉन्वेक्स लेंस विच फोकसेस लाइट। ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह हमारा कार्य करता है, जिसका मेन काम होता है लाइट को फोकस करना, यानी कि ये लाइट को इकट्ठा करता है। उसके बाद आता है रेटिना, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना एक वो पार्ट है हमारी ह्यूमन आई का जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है और उसकी हेल्प वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। थर्ड पॉइंट है आइरिस। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई। हमारी आईज में कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए प्रॉपर विजन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देखने के लिए, इस लाइट को कंट्रोल करने का काम होता है आइरिस का। उसके बाद आता है प्यूपिल, ओपनिंग इन द आइरिस। आइरिस की खोलना और बंद करना, यानी कि आइरिस के साइज को मेंटेन करने का काम होता है प्यूपिल का। सिलेरी मसल्स चेंज द शेप ऑफ ए लेंस। सिलेरी मसल्स का जो काम है हमारी आई लेंस के शेप को चेंज करने में हेल्प करता है। और ऑप्टिक नर्व, इट सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व जो हमारी रेटिना से कनेक्टेड होती हैं, रेटिना पर जो हमारी इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो इमेज बनने के बाद उसके सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं ऑप्टिक नर्व के द्वारा, और उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक ह्यूमन आई का बहुत अच्छा वेल लेबल्ड डायग्राम आपको शो किया गया है। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी जाता है कि आई का डायग्राम आप बना दीजिए, बनाने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई के हर एक पार्ट को क्या क्या नेम्स जो मैंने बताए हैं, और कुछ भी और डीपली नेम्स भी यहाँ पे दिए गए, और वो आईज के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे शो किया गया है। किस तरीके से हमारी लाइट जो है आई लेंस से होते हुए हमारी आइज के अंदर जाती है और रेटिना पर इमेज बनती है, और इमेज बनने के बाद ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू
ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाती है, और जैसे ही ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई डायग्राम। अब आता है हमारा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। हमारी जो आई है यानी कि मनुष्य की जो आंख है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कैसे कार्य करना शुरू करती है। तो इसको मैंने 5 पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, जरा इसको समझिए ध्यान से। फर्स्ट आता है लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया। हमारी आइज के अंदर सबसे पहले जब लाइट एंटर करती है वो कॉर्निया के थ्रू करती है। सेकेंड, इट पासिस थ्रू द एक्वस ह्यूमर प्यूपिल एंड द लेंस। कॉर्निया के थ्रू एंटर करने के बाद हमारी आंख के अंदर जो ये लाइट पास होती है वो एक्वस ह्यूमर यानी कि जो हमारा गीलापन होता है, जो नमीपन होता है, ठीक है, उसके थ्रू पास होती है, प्यूपिल के थ्रू एंड लेंस के थ्रू पास होते हुए रेटिना तक पहुंचती है। लेंस फोकसेस लाइट ऑन रेटिना, और लेंस से जैसे ही लास्ट पास होती है वहाँ से लेंस से लाइट रे सीधी रेटिना पर गिरती हैं, और यानी कि रेटिना पर ये लाइट पहुंचती है। फोर्थ पॉइंट आता है इमेज इज फॉर्मेड अप साइड डाउन ऑन द रेटिना। रेटिना पर ऊपर की साइड, थोड़ा सा निचले हिस्से पे अप साइड, ऊपर की साइड निचले हिस्से में हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। एंड जैसे ही इमेज बनती है तो रेटिना से आपकी ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है, उस ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा सिग्नल्स जो है ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन इंटरप्रेट इट एज अपराइट। और ब्रेन का जो अपराइट वाला हिस्सा है वहाँ पर उन सिग्नल को इंटरप्रेट करा जाता है कि क्या इमेज बनी है, और उसी समय पर जैसे ही ब्रेन के द्वारा उस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करा जाता है यानी कि समझा जाता है, उसी समय उसी दौरान हमारी आइज जो है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कैपेबल होती हैं। ये हमारी ह्यूमन आई की वर्किंग होती है, जिससे आपको बताया गया कि लाइट, कोई भी लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट से जो आ रही है जिसको हम देख रहे हैं, वो लाइट हमारी आइज में कैसे एंटर कर रही है, कैसे पास होते हुए रेटिना पर इमेज बना रही है, और इमेज बनाने के बाद हम जो है उसको कैसे देख पा रहे हैं। इट इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। हमारे जो आई है, जो हमारे मनुष्य की जो आंख है, उसकी क्षमता कितनी है देखने की, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स बाय चेंजिंग लेंस कर्वेचर। आइस के अंदर जो हमारे लेंस लगे होते हैं उस लेंस के कर्वेचर को चेंज कर करके जो हम पास के और अनलिमिटेड डिस्टेंस के, पास के और अत्यधिक दूर के, पास के और दूर के जो ऑब्जेक्ट आसानी से हम देख पाते हैं, यही हमारी आइस की एकोमोडेशन पावर है, जिसको हम एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई। सेकेंड पॉइंट आता है सिलेरी मसल्स एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब बात ये आती है कि ये जो हमारी आई की जो एबिलिटी है नेचुरली, इसको मेंटेन कौन कर रहा है? हमारी आई लेंस के कर्वेचर को फार और नियर ऑब्जेक्ट, दूर और निकट के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसकी लेंस के कर्वेचर को चेंज कौन कर रहा है? सिलेरी मसल्स हमारी आई में अंदर एक पार्ट होता है, आई का एक पार्ट है जो हमारी लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करता है या उसको एडजस्ट करता है। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं और जब पास के निकट के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे लेंस के यानी कि आई लेंस के कर्वेचर को या उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर देता है। और ये काम किसका होता है? सिलेरी मसल्स का होता है, जिसकी वजह से हमारी आई जो है, मनुष्य की जो आंख है, वो किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को या पास के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाती है जब हम हेल्थी होते हैं, यानी कि स्वस्थ होते हैं, यानी कि हमारी आंखें पूरी तरह सही होती हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक हेल्थी पर्सन की, स्वस्थ मनुष्य की जो आई होती है, जिसकी आंख में, आइज में कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, उसका जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो नियर पॉइंट में आएगा, यानी कि वो आसानी से देख सकता है। और फार पॉइंट इन्फिनिटी, यानी कि वो कितनी भी दूरी पर रखा हो, अगर इमेज उस ऑब्जेक्ट की बन रही है या उस ऑब्जेक्ट से हमारी आई की रेटिना पर लाइट आ रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ
स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आता है आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कई बार हमारी आइज जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रॉपर कैपेबल नहीं हो पाती हैं, यानी कि हमारी आई साइट कमज़ोर हो गई है। तो हमारी आई साइट कमज़ोर हो गई यानी कि दूर का दिखना बंद हो गया है या पास का दिखना बंद हो गया है। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में परेशानी आ रही है या पास के ऑब्जेक्ट को देखने में परेशानी आ रही है, या दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट को देखने में परेशानी आ रही है, मतलब दूर के भी और पास के भी। तो इस टाइप की समस्या में के लिए नाम दिया गया है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। पहला, इसमें आइज के डिफेक्ट्स के लिए 3 डिफेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे 10th क्लास में। पहला डिफेक्ट आता है मायोपिया, जिसका नाम, दूसरा नाम होता है नियर साइडनेस। इसमें क्या होता है मायोपिया बीमारी में या नियर साइडनेस बीमारी में कि हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखने बंद हो जाते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर्ड ब्लर्ड, यानी कि दूर के जो दूरी पर जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, दूर के जो इमेजेस हैं वो हमें नहीं दिखती, यानी कि धुंधली दिखती हैं। अगर मुझे इसका समाधान करना हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर एक चश्मा बनाने को देता है, तो चश्मे में जो लेंस लगे होते हैं उस लेंस का नाम होता है कॉनकेव लेंस। एक होता है कि जिसमें हमें जो है पास के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं परंतु दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो उस बीमारी का नाम होता है, उस डिफेक्ट का नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दूसरे शब्दों में फार साइटनेस के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड। इसमें पास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं धुंधले दिखाई देते हैं, पास के ऑब्जेक्ट, निकट रखे हुए ऑब्जेक्ट हमें सही तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। इस समस्या का समाधान पाने के लिए जो चश्मा बनेगा आपका, उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाए जाएंगे। एक बीमारी होती है, तीसरा डिफेक्ट आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक वो बीमारी होती है जिसमें आपको दोनों के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, ना दूर के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना ही पास के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। यानी कि उम्र के बढ़ते समय के साथ साथ ये बीमारी आमतौर पर देखी जाती है कि जब किसी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को की आंखें इस टाइप से खराब हो जाती हैं कि उसे दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, ना तो उसे पास का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना ही उसे दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। उस डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। और इसका जो समाधान है चश्मे में वो ये है कि दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं, कॉनकेव लेंस दूर का देखने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस पास का देखने के लिए, और दोनों लेंस को कंबाइंड करके एक नया लेंस तैयार करा जाता है जिसका नाम होता है बाईफोकल लेंस। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ आइज में डिफेक्ट्स हो जाते हैं और उनके डिफेक्ट्स के क्या क्या नाम हैं। जब वो डिफेक्ट्स होते हैं कि कैसे हमें पता करें कि हमें कौन सा परेशानी हो रही है, कौन से डिफेक्ट्स हो रहे हैं और उनका समाधान क्या है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए में आने के लिए, तो इसको जरूर लर्न करेंगे आप। अब उसके बाद आता है आपका डिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा डिफ्रैक्शन कैसे करा जाएगा। प्रिज्म बेंड्स लाइट ड्यू टू चेंज इन स्पीड। आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि डिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम जो आपसे बात करेंगे वो बात ये करेंगे प्रिज्म के द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे करा जाता है। और जो प्रिज्म होता है हमारा वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, और गिलास का होता है। इसमें क्या होता है, प्रिज्म बेंड्स लाइट ड्यू टू चेंज इन स्पीड। एक आपकी लाइट आ रही है, प्रिज्म से जैसी वो टकराएगी यानी कि रिफ्रैक्ट होगी, टकराने के बाद वो लाइट जब बेंड हो जाएगी, और बेंड किसकी वजह से हुई, प्रिज्म की वजह से हुई, क्योंकि प्रिज्म का जो मटेरियल है वो गिलास है, और जैसी वो प्रिज्म से बाहर आएगी दोबारा वो बेंड हो जाएगी, क्योंकि अब वो उसका मीडियम चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो लाइन या रे PQ जो है, लाइट आ रही है सोर्स से, वो पॉइंट E पर प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होती है और उसके बाद E से F पॉइंट तक वो प्रिज्म के अंदर रहती है, यानी कि लाइट जो है प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होने के बाद बेंड हो जाती है, और F से वाले पॉइंट पर प्रिज्म की आउटर सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो दोबारा फार अवे चली जाती है, यानी कि दोबारा उसी एंगल से बाहर वापस निकल के जिस एंगल से वो लाइट आ रही थी
और जब वापस निकलती है तो लाइन वो RS कहलाती है। इस तरीके से हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। इसमें जब लाइट प्रिज्म की सरफेस से रिफ्रैक्ट होती है तो प्रिज्म के बेस के तरफ लाइट जब बेंड हो जाती है, लाइट रे बेंड हो जाती है, इट कॉजेज एंगुलर डेविएशन। और बेंड होने के प्रोसेस को ही एंगुलर डेविएशन का कंसेप्ट कहा जाता है। और जब लाइट बेंड होती है तो उसको वहाँ पे एंगुलर डेविएशन कहते हैं। और जब लाइट आ रही है तो उस लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं, जो यहाँ पे PE से रिप्रेजेंट करी गई है। जब लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद अंदर ट्रैवल करती है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, जो हम यहाँ पे E और EF से रिप्रेजेंट करी गई है। रिफ्रैक्टेड होने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो कहलाती है इमर्जेंट रे, जो यहाँ पे FS के द्वारा रिप्रेजेंट करी गई है। और यहाँ पे एंगल A जो है एंगल ऑफ प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस एंगल से लाइट प्रिज्म पे रिफ्रैक्ट कर रही है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस डिफ्रैक्ट होने के बाद एट द पॉइंट E तो कितने एंगल पर वो बेंड हुई उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और कितने एंगल पर वो बाहर निकली उसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल E। और लाइट के एंगल में कितना डिफरेंस आया विद रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसका प्रॉपर नाम आपका एंगुलर डेविएशन होता है प्रिज्म के कंसेप्ट में। तो इस तरीके से हमारा प्रिज्म में डिफ्रैक्शन का प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पे जो हम कंसीडर करेंगे वो वाइट लाइट को कंसीडर करेंगे। एक वाइट लाइट है वो आ रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्ट होती है, तो जब वो रिफ्रैक्ट होगी या टकराएगी तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स्ड हो जाएगी, टूट जाएगी। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, 7 वाइट लाइट का, सफेद प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में टूट जाना डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट कहलाता है। और जो 7 कलर में टूट जाते हैं उसको हम शॉर्ट में विबग्योर बोलते हैं। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। इट कॉज्ड बाय डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस फॉर ईच कलर। और यहाँ पे जितने भी आपको 7 कलर शो करे गए हैं, सभी 7 कलर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। और सभी का कलर्स का जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू द वाइट लाइट वो भी सभी में डिफरेंट होता है। रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट। रेड कलर जो है विबग्योर वाले सिचुएशन में जो आपकी लाइट स्प्लिटिंग हो रही है विबग्योर में, उसमें जो रेड कलर है आपका वो सबसे कम डेविएट होता है, यानी कि सबसे कम फैलता है। और वायलेट्स डेविएट द मोस्ट। वायलेट कलर जो है सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है, यानी कि आप इसको भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रेड कलर के साथ बहुत छोटा बन रहा है और वायलेट कलर के साथ बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। अब आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेनबो फॉर्मेशन। जब बरसात होती है, बरसात के मौसम में हम देख सकते हैं कि हमारा रेनबो यानी कि इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है। तो आइए जानते हैं कि इंद्रधनुष जब बनता है तो वहाँ पे क्या घटना घटित होती है आसमान में या स्काई में। इट कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन। अभी हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट पढ़ा, रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं एंड रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके। इन सभी प्रोसेस के द्वारा इंद्रधनुष आपका आसमान में स्काई में बनता है। कॉज्ड बाय डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इन रेन ड्रॉप। जब बारिश होती है तो मौसम में नमी होती है, एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो आपकी जो सनलाइट है वो कंटिन्यूसली अर्थ पर आ रही है। ठीक है, जब सनलाइट आ रही है तो बीच में वो रेन ड्रॉप यानी कि या वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है। तो वहाँ पे जैसे वो वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है तो वहाँ पे डिस्पर्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। कैसे होता है इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। और यहाँ पे एक स्टेप लिखा हुआ भी है, सनलाइट एंटर्स थ्रू ए ड्रॉप या वाटर ड्रॉपलेट। सनलाइट जब सूर्य रोशनी है, सनलाइट का मतलब एग्जाम वाइट लाइट होती है,
तो जब सूर्य की रोशनी या व्हाइट लाइट किसी वाटर ड्रॉपलेट या रेन ड्रॉप से टकराती है तो वो डिस्पर्ज हो जाती है सबसे पहले। व्हाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर टकरा रही है तो सबसे पहले डिस्पर्शन होगा, यानी कि वो 7 रंगों में टूटेगी, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। और टूटने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब फैल जाएगी, और फैलने के बाद यहाँ पे जाएगी, और फैलने के बाद जब वो दूसरे एंड तक पहुंचेगी वाटर ड्रॉपलेट के, तो वहाँ से वो पॉलिश्ड सरफेस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, मिरर की तरह यहाँ काम कर रही है वाटर ड्रॉपलेट, और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि बाउंसिंग बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और जब वापस आएगी तो वाटर ड्रॉपलेट से वापस निकलते समय वो डिफ्रैक्शन हो जाएगी, यानी कि आर पार हो जाएगी और बेंड हो जाएगी एट द एंगल ऑफ डेविएशन, जो अभी हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में पढ़ा है। तो इस तरीके से हमारा जो है इंद्रधनुष बनता है। बात आती है अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, कि जो भी हम नाइट में स्काई में स्टार्स देखते हैं, तारे जो हम देखते हैं चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, वो जिस पोजीशन पर हम अपनी आंखों से देख पाते हैं वो रियलिटी में, वास्तविकता में उस पोजीशन पर नहीं होते हैं। इसको डायग्राम से बनाने की मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। पहले देखते हैं जरा इसको। बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू लेयर्स ऑफ एयर विद डिफरेंट डेंसिटीज। हवा में अलग अलग बहुत सारी लेयर्स होती हैं गैसेस की, जिनकी वजह से जो लाइट आ रही है स्टार्स की या मून की हमारी पास, वो बैंड होती चली जाती है अलग अलग डेंसिटीज के वजह से। तो अब यहाँ पे स्टार्स का एग्जांपल कुछ इस प्रकार है। ओरिजिनल स्टार यहाँ पे आपका क्या है, बी पोजीशन पे है, और आपको जो दिखाई देगा वो बी डैश वाली पोजीशन पर दिखाई देगा। आपको लगेगा जब पृथ्वी पर खड़े होकर आप देख रहे होंगे कि स्टार हमारा बी डैश पोजीशन पर, परंतु हकीकत में वो बी वाली पोजीशन पे होगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो आ रही है वो बैंड हो जाती है, पर हमें वो बैंडिंग लाइट रे फील नहीं होती है और हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। तो दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर से जब लाइट आ रही है वो कंटिन्यूसली वाटर ड्रॉपलेट वाले कंसेप्ट की तरह रिफ्रैक्शन होते हुए आती है, और जितनी बार भी वो रिफ्रैक्शन होगी उतनी बार वो लाइट रे बैंड होगी। तो इसी वजह से जो स्टार्स या सन या मून की जो लाइट एटमॉस्फेयर से हमारे तक पहुंचती है वो रियलिटी में डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू जैसा हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर हो जाना, फैल जाना। शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि कुछ विबग्योर में कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत लाइट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डार्क होते हैं। तो उनमें से जो लाइट कलर होते हैं वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं, जैसे ब्लू। तो शॉर्टर वेवलेंथ लाइक ब्लू कलर स्कैटर मोर, बहुत जल्दी फैल जाता है एज कम्पेयर टू द लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर एक लंबे वेवलेंथ के कंपैरिजन या डार्क कलर के कंपैरिजन में। अब क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से एग्जाम में यही बनता है कि वाई इज द स्काई ब्लू। स्काई जो आसमान है हमारा वो नीला क्यों है? ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर। ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है और सबसे जल्दी होती है, इस वजह से स्काई जो है हमें ब्लू कलर का अपीयर होता है। वाई इज द सनसेट रेड। जब सूर्य छिप रहा होता है, सूर्य निकल रहा होता है, तो लालीपन हमें दिखता है, रेडिश कलर का हमें दिखता है। तो क्यों? ब्लू इज स्कैटर्ड अवे, रेड पासिस थ्रू। जब लाली छाती है तो ब्लू तो हल्का कलर होता है, रेड डार्क होता है, तो इस वजह से ब्लू स्कैटर्ड, ब्लू जो है छिप जाता है और रेड पासिस थ्रू, रेड उसके ऊपर आ जाता है, डार्क होता है, क्योंकि इस वजह से सूर्य छिपने और निकलने के टाइम पर जो है सूर्य जो है हमें रेडिश कलर का नजर आता है। तो स्टूडेंट चलिए आज के लिए इतना ही।
और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो समय पर सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे आप और के साथ साथ आपके सभी फ्रेंड्स भी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।